हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्राचीन भारत के इतिहास की डेली क्विज की सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ये हमारे टॉपिक 1 का पार्ट 1 है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको 5 पार्ट में क्विज को कवर कराएंगे जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम अपने इस पहले पार्ट के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट क्विज को देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से हमारा पहला क्विज है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। देखो, वैसे तो यूपीएससी में आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इतना सिंपल, लेकिन इसमें दिए गए विकल्पों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और एक नया प्रश्न बनेगा और एक ही नहीं बल्कि कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर तो जानेंगे ही जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन विकल्पों से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र, जिसने अंतिम मौर्य वंश के शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इसी शुंग राजवंश के अंतर्गत कई राजा हुए थे, जिनमें से एक राजा हुआ था अग्निमित्र। ठीक है, और वो अग्निमित्र कौन था? पुष्यमित्र का बेटा। ठीक है, इसी अग्निमित्र की एक कहानी है मालविका के साथ में, इसलिए इसका नाम दिया गया मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, मतलब मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी। क्लियर हो गई बातें? तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन तो पता चल गया कि मालविकाग्निमित्रम जो है वो शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। उस पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र। लेकिन स्वप्नवासवदत्ता क्या है? मेघदूत या रत्नावली कौन है, या इसके रचनाकार कौन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता हो कि स्वप्नवासवदत्ता जो रचना है वो किसकी है? वो भास की रचना है। ठीक है, वो भास की रचना है। मेघदूत हो, ठीक है, मेघदूत जो रचना है, और आपकी ये जो मालविकाग्निमित्रम रचना है, ये किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, ये कालिदास की रचनाएं। कालिदास किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये गुप्त वंश से संबंधित थे। यूपीएससी ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछती है। आप अगर 2020 का, 21 का, 22 का पेपर उठाएंगे तो आपसे वहाँ पे पूछा गया है कि पतंजलि किसके दरबार से संबंधित थे, तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, कालिदास जी किसके समकालीन थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आपसे जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा कालिदास की रचनाओं से रिलेटेड, और रचनाओं में भी कैटेगरी से रिलेटेड। आपको पता होगा कि कालिदास ने न केवल नाटक लिखे बल्कि महाकाव्य लिखे हैं और साथ ही खंड काव्य लिखे हैं। क्लियर? तो आपसे एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये आप बताइए कि मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम ये किसकी रचनाएं हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रघुवंशम किसकी रचना है, और फिर आपसे उसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से कालिदास के नाटक हैं, कौन से कालिदास के महाकाव्य हैं, कौन से इसमें खंड काव्य हैं। तो आपको कैटेगरी वाइज चीज़ें याद करनी है। क्लियर हो गई बातें कि हाँ, हमें कैटेगरी वाइज चीज़ें यहाँ पे याद करने की आवश्यकता है। ठीक, तो आपको पता हो कि नाटक के रूप में अगर हम बात करें तो कालिदास का जो नाटक है उसका क्या नाम है? एक तो सर नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमको तो कछु दिख ही नहीं रहा है ना। तो वैसे आपका यहाँ पे आंसर में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या पता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, ये किसका नाटक है? कालिदास का। दूसरा नाटक इसमें कौन सा है? विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, विक्रमोर्वशीयम। ये नेट के पेपर में इस बार क्वेश्चन में आया था। जिन बच्चों ने नेट जेआरएफ का सेकंड शिफ्ट का हिस्ट्री का पेपर दिया है वहाँ पे ये विक्रमोर्वशीयम का प्रश्न आया था। ठीक है, और तीसरी रचना है कौन सी? मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये आपका अग्निमित्रम एक तरीके से आप कह सकते हो, मालविकाग्निमित्रम। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नाटक हैं। तो ये नाटक मैं आपको बताऊं, महाकाव्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? महाकाव्य के अंतर्गत आता है एक रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम, और कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। क्लियर हो गई बातें? खंड काव्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? खंड काव्य के अंतर्गत आता है आपका यही मेघदूतम,
मेघदूतम मतलब क्या है? जैसे आप अपनी प्रेयसी के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो व्हाट्सएप आज करते हैं, ठीक है। उस समय कालिदास जी ने कल्पना के आधार पे बादलों को दूत बनाया था कि जाओ बादल तुम हमारी प्रेयसी के पास में ये पत्र पहुंचा दो, है ना। जैसे कबूतर एक जमाने में चलते थे, तो वैसे ही बादलों को उन्होंने काल्पनिकता के रूप में लिया। मेघदूतम और ऋतु संहारम, ठीक है। तो ये रचनाएं हैं खंड काव्य में। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रत्नावली जो रचना है ये किसकी रचना है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये हम आपको नहीं बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो मैंने आपको ऐसे डिटेल में दे दिया है, ठीक है, कि कौन कौन से नाटक हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं, कौन से खंड काव्य हैं। अब इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप सिनॉप्सिस के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। दीवार में चिपका लो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये भी एक्स्ट्रा लिख लो कि कालिदास किस काल से संबंधित हैं, तो आपको पता है कि गुप्त काल से रिलेटेड है, ठीक है। नवरत्न आप पढ़ते हो ना किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, तो वहाँ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ध्यान से ऐसे प्रश्नों को पढ़ना होता है क्योंकि ऐसे प्रश्नों में गलतियां बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक। तो प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राज्यादेश, मतलब राज्य के अधिकारियों को क्या करना चाहिए, ये जारी किए जाते थे। तो क्या ऐसा था? तो जी हाँ, ये जारी किए जाते थे। आपने अभिलेख पढ़े होंगे, है ना, और उसमें देखा होगा कि किस किस आधार पे उसने घोषणाएं की हैं। और एक बात मैं बता दूं, अब आपसे क्वेश्चन यूपीएससी अशोक के अभिलेखों के, है ना, हर एक टाइप पे कि पहले अभिलेख में क्या कहा, दूसरे में क्या कहा, तीसरे में क्या कहा, 13वें में क्या कहा, 11वें में क्या कहा, 5वें में क्या कहा, 7वें में क्या कहा, इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी ने ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि जौगढ़ का अभिलेख कहाँ पे है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो क्या कहते हैं, देखो दिमाग से ही नाम उतर गया, है ना, जो देहरादून और कहते हैं उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे का से नाम है उसका, चलो याद आएगा तो मैं बता दूंगा। स्किप हो गया, एकदम से दिमाग से स्किप हो गया, ठीक है। मतलब अभी यूपी पीसीएस में भी वो कंट्रोवर्सी में रहा था, है ना। खैर चलो हो गया जो हो गया। तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैंने इतनी तो हिंट आपको दे दी, है ना। तो उस अभिलेख के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एरागुड़ी अभिलेख कहाँ से मिला, है ना। तो इन पे प्रश्न आपसे बन सकता है। फिर बात आती है इसकी भाषाओं को लेकर, तो भाषाओं पे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक। तो इस एंगल पे आपको हमने कहाँ पढ़ाया है, आपको हमने एंशियंट हिस्ट्री के फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा रखा है। मतलब आप हमसे ये शिकायत नहीं कर सकते हो कि सर आपने ये अभिलेखों के बारे में तो बताया नहीं था। और इसी को कहते हैं चीज़ों को लिंक कराना, ठीक है। अगली बात क्या है कि बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। अब जिन बच्चों को इस शब्द का अर्थ नहीं पता है वो इस प्रश्न को गलत कर सकते हैं। जैसे राज्यादेश का तो आप जान सकते हो कि हाँ राज्य के आदेश से रिलेटेड है, लेकिन अनुष्ठानिक का क्या मतलब होता है? अनुष्ठान का मतलब ये होता है धार्मिक गतिविधि, ठीक है। धार्मिक गतिविधि का मतलब जैसे यज्ञ, यज्ञ अपने आप में एक अनुष्ठान है। यदि आप में से जो देवी या जो देवता या आपके आसपास के जो भी लोग गायत्री परिवार से कभी जुड़े हुए होंगे तो वहाँ पे जो यजमान होता है वो यही अनुष्ठान करवाता है, ठीक है। या आपके घर में जब कोई धार्मिक कार्य होता होगा, खास तौर पे शिव को लेकर, है ना, महाकालेश्वर को लेकर, रुद्राभिषेक जिसको आप बोलते हो, तो उसी में से अनुष्ठान शब्द भी यूज किया जाता है। तो ये बातें तो सीधी सी होंगी कि धर्म को लेकर इन्होंने कुछ ना कुछ लिखवाया होगा, अभिलेख बनवाए होंगे, तो ये भी कॉमन सी बात क्या है, सही है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे आती है कि प्रयाग जो प्रशस्ति है उसमें राजाओं की गुण, राजाओं की गुण नहीं, राजाओं के गुणों और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण मिलता है। गुण और कीर्तियों का मतलब क्या है कि राजा ऐसा था, राजा वैसा था, राजा में ये खूबियां थी, है ना, ये सारी चीज़ें। और आपको पता है कि प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। किसकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है।
प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो क्या इसमें अभिलेखों का उदाहरण नहीं मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है कि उसके गुणों की चर्चा की गई है, उसका यशोगान किया गया है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था, है ना। आपने पढ़ा होगा जब हमने आपको एंशिएंट में पढ़ाया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं। अब आपके मन में आया होगा कि सर मान लो युग्म वाला अगर प्रश्न दे दिया गया होता। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अब आप देख रहे होंगे कि मैं अपने किसी भी क्विज में यहाँ पे युग्म वाले ऑप्शन नहीं देता हूँ, है ना। जानबूझकर नहीं देता हूँ। क्यों जानबूझकर नहीं देता हूँ? क्योंकि सोचो क्यों नहीं देता हूँ। तो इसके पहला कारण तो देखो ये है कि कोई भी व्यक्ति आपके इन क्विज को कॉपी पेस्ट ना कर पाए, मतलब कोई इंस्टीट्यूट या कोई अदर पर्सन वो ना कर पाए, या कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल पीडीएफ के बेस पे, है ना, इस पीडीएफ के बेस पे अपनी तैयारी ना कर पाए, उसको क्लास भी सुननी पड़े। सीधी सी बात है, आप क्लास सुन रहे हो तो आपको कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं अब आपके लिए, या कह सकते हो बाकी बच्चों को भ्रम में रखने के लिए, जो क्लास नहीं देखते हैं, केवल सोचते हैं कि पीडीएफ से हम सब कुछ कर लेंगे, उनके लिए मैं यही ऑप्शन रख रहा हूँ। और जब आप क्लास हमसे करते हो तो मैं यहाँ युग्म वाले भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे आप आगे रहते हो उनसे, ठीक है। तो इसलिए आप समझ जाइए कि मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। और दूसरी बात यही है कि जब मैं क्लास करा ही रहा हूँ, है ना, और आप सुन ही रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का करने का। और तीसरी बात, यूपीएससी को ना पता चल जाए, समझ गए। तो ये बातें हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, केवल 3, और इनमें से कोई भी युग्म नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या अशोक के अभिलेखों में ऐसी बात नहीं थी? तो थी सर, तो ये तो सही हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर बात आती बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक, तो बिल्कुल सही बात है, अनुष्ठानिक किया, तो ये वाला भी कट जाएगा। क्या प्रयाग प्रशस्ति में गुणों की और कीर्तियों का मतलब यशोगान, कि राजा ने क्या क्या जीता, उसके घोड़े कहाँ कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या उसने युद्ध में मतलब अपने आप को स्थापित किया, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो। तो तीनों के तीनों विकल्प क्या है, सही। अब एक चीज़ और बताऊं, आप में से जिन बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी है, ठीक है, जिन बच्चों ने बाहुबली मूवी देखी है, और उस बाहुबली मूवी में जब जो प्रभास, जो हीरो है, जो बाहुबली है ना, कटप्पा के साथ में जाता है दूसरे राज्य में, है ना, तो वहाँ पे जो वो रानी होती है ना, उसका देखो मुझे नाम नहीं याद है ना, उसकी मम्मी का तो नाम याद है, मतलब बाहुबली की, लेकिन उस देवी का नाम मुझे नहीं याद है। तो देखना कि जब लोग हमला करते हैं उसके किले पर, तो वो आग से इसको जला देती है बाहुबली को, है ना। तो इससे कवच निकलता है पूरा वो बाहुबली का, और सारे के सारे सेना के जितने उनके लोग होते हैं वो सब झुक जाते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। तब वो देवी पूछती ये है कौन व्यक्ति। तब कटप्पा वहाँ पे जो इंट्रोडक्शन दे रहा होता है ना, कि मतलब बाहुबलियों के बाहुबली, कुंतल नरेश सबको हराने के बाद, है ना, एकमात्र जिनका यशोगान होता है, तो वो जो उस समय ड्रामा कटप्पा कर रहा होता है ना, वो यही कीर्ति और गुणों की प्रशंसा ही है, ठीक है। बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब फिल्म देखो तो उनको इंटरलिंक करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्लियर हो गई बातें? तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। बाकी अशोक के अभिलेखों को लेकर डिटेल में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, आगे क्वेश्चन भी आपको कवर कराऊँगा, है ना, कि अशोक के अभिलेखों में कौन सी भाषाएँ हैं, कहाँ कहाँ पे मिले हैं, है ना, ये चीज़ें आगे मैं कराऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, इसमें बस आपको बेसिक के रूप में पता होना चाहिए, ठीक। अगला हमारा जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा है, क्या है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। अच्छा, एक बात और, आप में से जिन बच्चों ने फाउंडेशन का कोर्स कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पर आप एक अंतर देखोगे और यहाँ पे एक अंतर देखोगे। वहाँ जो क्लास 1 है वो हमने कहाँ से शुरू की है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, या कह सकते हो पाषाण युग से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो क्विज का पहला टॉपिक लिया है वो हमने कौन सा लिया, सोर्स का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आप पूरा फाउंडेशन कोर्स वहाँ पे कवर कर चुके हों, तब आप यहाँ पे क्विज की क्लास देख रहे हो, ठीक है। और एक और बात कि फाउंडेशन कोर्स में हमने इस टॉपिक को सबसे लास्ट में रखा है, तो आप चाहे तो वहाँ लास्ट से भी जाके सुन सकते हो, तब आपको एक क्विज अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब बात करते हैं इन पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती हैं। आपको पता है कि जातक कथाएं क्या थीं?
जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की, बुद्ध कैसे थे कैसे नहीं थे, है ना, कौन कौन से स्वप्न आए, कैसे उन्होंने हाथी को मारा, कैसे उन्होंने उन काम रूपी कन्याओं पे वश अपना किया, है ना, इन सारी चीज़ों को, कैसे वो जितेंद्री बने, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। तो क्या राजनीतिक घटनाओं की जानकारी नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी कि उस समय बुद्ध के आसपास जो भी गणतंत्र थे या जो राजतंत्र थे, बुद्ध के पिताजी क्या थे, यशोधरा कौन थी, इन सब की जानकारी मिलेगी। तो ये बात सही है, ठीक है। दूसरी लाइन कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। बिल्कुल भी नहीं, इसके नाम में मत जाओ। कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोगों के नाम होते हैं, है ना, कि विश्वजीत, और उन्होंने जीता नहीं होता है कुछ भी, है ना। तो ऐसी ही यहाँ पे बात है कि नाम है इसका अर्थशास्त्र, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इन्होंने आर्थिक ग्रंथ लिखा। इसका मतलब ये है कि अर्थशास्त्र नाम में अर्थशास्त्र था, बट काम में ये राजनीतिक ग्रंथ था। इसमें राजनीतिक बातें लिखी गई हैं, राजनीतिक कुटिलताएं, या कह सकते हो कि राजनीतिक डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में एक बात बताना कि विश्व का सबसे बड़ा डिप्लोमेट्स कौन था? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डिप्लोमेट्स कौन था? ठीक है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। था नहीं, है कह सकते हो, ठीक है, बताइएगा। और ये इंटरव्यू है एक फॉरेन मिनिस्टर का, ठीक है, कि विश्व के सबसे बड़े डिप्लोमेट्स कौन थे। हालांकि आप दो लोगों का नाम ले सकते हो वहाँ पे, क्योंकि युगों का अंतर आ जाता है, ठीक है। इतनी हिंट अब तो आपको दे ही दी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट तो ये हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक ग्रंथ नहीं बल्कि राजनीतिक है, तो दूसरा कट हो गया, तो हमने ये कट कर दिया, तो हमारा सिंपल वे में आंसर आ गया। बट सपोज करो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन वही युग्म वाले दे दे कि एक युग्म, दो युग्म, है ना, तीन युग्म, और फिर कोई नहीं, तो अब आप क्या करोगे? तो वही बात कि जातक कथा वाला सही है, तो हाँ सर ये सही हो गया, ये कट हो गया। क्या कौटिल्य द्वारा रचित आर्थिक ग्रंथ है? नहीं सर, ये गलत हो गया। क्या कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल मिलती है। क्यों? क्योंकि कालिदास की रचनाएं ही गुप्त काल की हैं, और उससे पहले की भी जानकारी मिलती है। अब आप मुझे बताओ, देखो इसी को कहते हैं बुद्धि। यहाँ पे मैं देखो कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको। क्या सीखना चाह रहे हो? यहाँ पे दो चीज़ें आपको सिखाता हूँ। पहली चीज़ क्या, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो पहला क्विज था वो देखा था ना। पहला क्विज किससे रिलेटेड था? यही कि जो शुंग वंश राजवंश से रिलेटेड है, उसमें कौन व्यक्ति था और उसने कौन सी रचना में प्रेम की कहानी है, ठीक है, प्रणय की कहानी एक तरीके से। तो आपको पता था कि मालविकाग्निमित्रम रचना किसकी है? कालिदास की। तो दिमाग लगाओ कि गुप्तकालीन उत्तरी मतलब गुप्त काल के क्या पहले की जानकारी नहीं मिल रही है? तो सर बिल्कुल मिल रही है। क्यों? क्योंकि इसको मौर्योत्तर काल की घटना बोलते हैं, मालविकाग्निमित्रम को, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि मध्य भारत के सामाजिक जीवन, तो जी हाँ, मध्य भारत का सामाजिक जीवन कैसा था, है ना, जो मॉडर्न टाइम पीरियड के बाद का मौर्योत्तर काल। तो ये नहीं मिलता है, मिलता है। इसको कहते हैं लिंक करना। हमने भले ही वहाँ रचना पढ़ी थी, लेकिन अगर लाइन ऐसी आ जाए तो भी हमें उत्तर पता होना चाहिए। तो ये बात सही हो गई तीसरी, तो तीसरी सही होगी, तो हमारा ये वाला जो युग्म था ये तो कट ही गया था। तो जो दो युग्म वाले थे ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है ना। यहाँ पहला युग्म था, यहाँ कोई नहीं था। तो इस तरीके से हम कह देते कि 1 और 3 रचना सही, मतलब हमारे 2 युग्म सही हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। अब मैं जो एक और कह रहा था कि दूसरी चीज़ मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब परीक्षक आपसे परीक्षा लेता है, ठीक है, और वहाँ जब आपको क्वेश्चन बनाता है, तो हो सकता है कि जो एक क्वेश्चन हो आपको उसी से लिंक करता हुआ बीच में कहीं एक और क्वेश्चन मिल जाए। जैसे सपोज करो, मान लो यही प्रश्न पत्र होता, तो आपको पहले में भी कालिदास से रिलेटेड कुछ जानकारी है और तीसरे में भी कुछ जानकारी है, तो आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये चीज़ कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी? नेट जेआरएफ के पेपर में। नेट जेआरएफ का जब आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जो पहला वो होगा उसका जुड़ाव तीसरे या 15वें से या 150वें से क्वेश्चन से होगा ही होगा। समझ गए? तो इसलिए कई बार अगर आपसे प्रश्न का उत्तर ना आ रहा हो तो पीछे पलट कर भी पन्ने देख लिया करना। क्लियर हो गई बातें? और ये भी आपका क्लियर हो गया जो मैंने पहले आपको लिखाया कि कालिदास जो थे वो गुप्त काल से रिलेटेड थे, है ना। तो ये भी आपको पता है। ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, राजनीतिक ग्रंथ है, कितने अभिकरण, 15 अभिकरण। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
ये क्वेश्चन तो आएगा ही कि 15 अधिकरण में है और इससे डेप्थ में भी आ चुका है। ठीक है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। क्या आप जब गीता पढ़ते होंगे, श्रीमद् भागवत गीता, तो उसमें एक शब्द यूज किया जाता है, क्या? पर्व। ठीक है, पर्व, कि पहला पर्व, दूसरा पर्व, 18 पर्व कहे जाते हैं ना, गीता में है। ठीक है, मतलब 18 चैप्टर हैं। उसी तरह संविधान में क्या कहा जाता है? भाग। भाग 1, भाग 2, 22 भाग है ना। ठीक है, उसी तरीके से अर्थशास्त्र में जो भी चैप्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिकरण। कितने? 15। ठीक है, और इसी तरीके से एक और रचना है, कौन सी? देखो भूल गया, रास तरंगिणी। ठीक है, रास तरंगिणी। रास तरंगिणी में क्या है? तरंग हैं। ठीक है, 8 तरंग, कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। तो ये ध्यान रखना कि अधिकरण हो, पर्व हो, भाग हो, तरंग हो, ये सब चैप्टर हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और ये आपका कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है? एनसीईआरटी से। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम एनसीईआरटी के क्विज लास्ट में आपको अलग से कराएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिंक बस करने के लिए बता दिया हूँ। ठीक, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनना, असत्य पूछा है, मतलब क्या है कि इनमें 3 तो सत्य होंगे ही होंगे। तो अब सोचो, एक नया क्वेश्चन भी तो बन सकता है जो 3 सत्य होंगे उनको मिला के, कि इनमें सत्य कौन कौन सा है। ठीक है, ये भी दिमाग में रखा करो। तो असत्य हमें खोजना है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। तो क्या प्राचीन काल में प्राकृत भाषा थी? आप मुझे बताइए। तो आपको पता चलेगा कि जी हाँ सर, प्राचीन काल में प्राकृत और संस्कृत 2 भाषाएं हुआ करती थीं, लेकिन संस्कृत जो भाषा होती थी वो क्या होती थी? उच्च कुल के या कहें ब्राह्मण वर्गीय लोग, वो लोग इस पे बातचीत किया करते थे। ठीक है, और प्राकृत जो होती थी वो आम जन की भाषा होती थी। ठीक है, इसीलिए आप देखना कि जो जैन धर्म के जितने भी प्रवर्तक हैं, या कह सकते हो जितने भी जिन हैं, ठीक है, उन सब ने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। प्राचीन काल के 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत। महाकाव्य का मतलब जिनके श्लोकों की संख्या 1000 से ऊपर हो। ठीक है, उसको बोलते हैं महाकाव्य। ठीक है, रामायण और महाभारत की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई। तो आपको ही पता है कि रामायण और महाभारत ये किस में है? संस्कृत में। ठीक है, रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की? अरे ना भैया, यही कहता हूँ कि जब भी पढ़ो ना तो जल्दबाजी मत करना। रामायण तुलसीदास की रचना नहीं है, वाल्मीकि की रचना है, और ये संस्कृत में है। रामायण वाल्मीकि कृत है, और जो तुलसीदास की रचना है वो क्या है? रामचरितमानस। ठीक है, वो रामचरितमानस है, और किस भाषा में है? अवधी भाषा में। अवधी क्यों? क्योंकि अवध में लिखी गई। और अवध का मतलब क्यों? क्या? अवध ओझा नहीं, है ना, वो तो अवध ओझा सर हैं, है ना, सम्मानीय व्यक्ति हैं, ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति हैं, और काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, है ना, क्योंकि उनका जो लिंक करने का जो प्रोसेस है छोटी छोटी चीज़ से, वो मुझे बेस्ट लगता है। और वैसे भी मैं कहता हूँ हर एक अध्यापक देखो अपनी जगह में बेस्ट है। हो सकता है आपको बुरे लगते हो, ना लगते हो, ना, वो आपकी अपनी पसंदीदा चीज़ है, लेकिन मुझे भारत के जितने भी अध्यापक हैं सब अच्छे लगते हैं। सबका अपना अपना ज्ञान है और सब अपने ढंग से लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम है अवध ओझा। अवध का सामान्य मतलब जानते हो क्या होता है? अवध का मतलब एक ऐसा राज्य जहाँ पर वध ना होता हो। मतलब राजा दशरथ जिस राज्य के थे, या प्रभु श्री राम जिस राज्य के थे, वहाँ किसी जानवर की हत्या नहीं की जाती थी, इसलिए उसको अवध कहा गया। और आज दुर्भाग्य है देश का कि उसी अवध नगरी, उसी अयोध्या और आसपास के रीजन में बड़े बड़े स्लाटर हाउस, मतलब जानवरों को काटा जाता है। ठीक है, किस लिए? फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए। सोच सकते हो, राम की नगरी में ये सब होता है। ठीक है, खैर वापस आते हैं। तो ये लाइन तो यहाँ पे सही हो गई। हाँ सर, सही हो गई। अब बात आती सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। वैसे तो केवल आ गया, आप यहीं से समझ गए, लेकिन आपको ये भी पता है कि केवल प्राकृत और ब्राह्मी में तो नहीं लिखे गए थे, है ना। आपको ये बेसिक चीज़ पता है कि नहीं भैया, केवल प्राकृत और ब्राह्मी में नहीं थे, किस में थे? खरोष्टी में भी थे। ठीक है,
अरेमाइक में भी थे, ठीक है, खरोष्टी में, अरेमाइक, इवन यूनानी में भी थे, है ना, आपको पता है। ब्राह्मी की खास बात क्या है कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्टी की क्या है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब बात आती है कि हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। तो जी हाँ, बिल्कुल हिंद नाम से, इसीलिए इसको हिंदुस्तान कहते हैं। आपने देखा होगा कि आज से कुछ समय पहले, है ना, जब कांग्रेस ने एक अलायंस बनाया, ठीक है, इसी को कहते हैं मूर्ख होना, है ना। हमारे देश के बहुत सारे लोग इसी में परेशान कि देश को इंडिया कहा जाएगा या भारत कहा जाएगा, है ना। और मुझे हंसी किस चीज़ की आती है, मतलब बीजेपी वालों से हंसी इसलिए आती है कि अरे मूर्खों, तुम ही लोगों ने तो शुरू किया था 2014 में मेक इन इंडिया, है ना। अब जब इन्होंने इंडिया अलायंस बना लिया तो कह रहे इंडिया जो है ना, ये औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है, ये औपनिवेशिकवादिता का परिणाम है। अरे यार, मतलब हमारे देश की विविधता का लोग सम्मान नहीं करते, और हमारे देश के नेता ही नहीं करते। मतलब अजीबोगरीब चीज़ है। अलायंस बन जाने से कोई नाम थोड़ा ना बुरा हो जाता है। आज जब हम जीतते हैं ओलंपिक में, है ना, हमारी टीम क्या है, हमारी टीम का नाम क्या है, इंडियन टीम, है ना, इंडिया ही तो कहते हैं। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना, स्किल इंडिया, पुअर इंडिया, इतने सारे हम प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं। और अब हम मोदी जी का कह रहे भारत बोला करो, भारत। ये नहीं करना चाहिए। मतलब भारत को देखो, वैसे भी जिन जिन लोगों ने भारत को बांटने की कोशिश की है, भारत के लोगों ने उनको सबक सिखाया है। और मैं भी यही आपसे कहूँगा, कभी आप इन चीज़ों में मत पड़ना, नेतागिरी में। आप एक अभ्यर्थी हैं, आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, आपका कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गंदे मतलब टाइप के लोग, कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, तो बोलेंगे ना भैया, हमारे यहाँ बोलना मनाही है। अरे कहाँ मनाही है यार? तुम 5 बार जब नमाज अदा करते हो तो सजदा धरती का करते हो कि नहीं करते हो? और फिर इस धरती पे रहते हो, ठीक है, इस धरती को मतलब सब कुछ हर तरीके से गंदा करना, अपमानित करना, सब कुछ करते हो, तो इसका वंदन करने में क्या जाता है? और मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है, चाहे मोहम्मद साहब हों या बाकी के जितने पैगंबर हों, अगर उनको ये बात पता चल जाए ना तो सबसे ज़्यादा गुस्सा करें। वो तो आजकल के जो मौलाना हैं, उन्होंने गलत व्याख्याएं कर दी धर्म की। जैसे हिंदू धर्म में भी है कि महिलाएं वेद नहीं पढ़ सकती, बट जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि ना भैया, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या था कि हमने अमेंडमेंट किया और हमने अपनों में ही मतलब अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ बहुत सारी टीकाएं लिखी गईं, बहुत सारे कहते हैं आक्षेप लगाए गए, लेकिन इस्लाम में ये नहीं हो पाया। तो मैं यही कहूँगा, आप एक अभ्यर्थी हो, क्या जब आप आईएएस बनोगे सपोज करो, तो क्या तिरंगे को सलामी नहीं दोगे? क्या सलूट नहीं मारोगे आप कि हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है? धर्म को मैं जहाँ तक समझता हूँ, उसको पर्सनल रखो, पब्लिक प्लेस में मत यूज करो उसको। कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम का हो, या सिख का हो, या कोई भी हो, पब्लिक नहीं बनना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप एक प्रशासक बनते हो, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, और जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ, अरे यार मोदी ऐसा है, अरे यार वासुद्दीन ओवैसी ऐसा है, अरे यार ये मुसलमान ऐसे हैं, वो हिंदू ऐसे हैं, क्या यार तुम लोग आईएएस बनोगे? जीवन में नहीं बनोगे आईएएस, जीवन में। आईएएस वही बनता है जो भारत को समझता है, ठीक है। अपवाद में कोई बन जाए वो बात की बात है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी इस क्लास का, ठीक है। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, प्राचीन भारत में पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती हैं। देखो, इस प्रश्न में कठिनाई कुछ नहीं है। कठिनाई क्या है? इन भाषा शैलियों के बारे में। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि काष्ठ फलक का क्या मतलब है, मेष चर्म का क्या मतलब है, तो वो नहीं उत्तर सही कर पाएगा। मेष का मतलब क्या है? हिरण की खाल, ठीक है। और काष्ठ का मतलब क्या है? लकड़ी पर, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर में बेड वगैरह होंगे, है ना, तो बेड में डिजाइनिंग वगैरह बनी होगी, ठीक है, उसी को बोलते हैं काष्ठ फलक। अब उसमें नाम कुछ लिख दिया गया, या आपने देखा होगा कि कुछ गुच्छे, है ना, जो चाबी के गुच्छे टांगने के लिए आजकल मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे बिकते हैं, है ना, उसमें लिखा होता है जय श्री राम, राधे राधे, है ना, हरे कृष्णा, या अल्लाह की इबादत टाइप का उसमें लिखा होता है ना। तो वो सब क्या है? वो काष्ठ फलक में ही लिखे गए,
ठीक। मेष चर्म का मतलब आपने सामान्यतया शंकर जी को देखा होगा, है ना, शेर की खाल मतलब वो ओढ़े रहते हैं। अब कुछ बच्चे को इतने बताओ शंकर जी जो थे ना वो मांसाहारी थे, शराब पीते थे। अबे यार वो कैलाश में रहते थे, कैलाश पर्वत में, समझ गए। तो उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से तो कपड़े पहनेंगे, उस समय कोट पैंट तो होता नहीं था। भगवान जो बाकी जो भगवान है श्री कृष्ण वगैरह वो नीचे रहते थे मथुरा के क्षेत्र में, तो उनको सर्दी लगती नहीं थी, तो इसलिए वो साधारण वस्त्र में रहते थे। तो हमारे भगवान भी तो अलग अलग टाइप के हैं। ब्रह्मा जी है ना, उस पे बिल्कुल सजे धजे, दाढ़ी। अब कुछ लोग कह सकते हैं क्या ब्लेड नहीं था उनके पास? अरे भैया वो दाढ़ी ज्ञान की चीज़ होती है, ठीक है। खैर, तो आपको पता है कि क्या मेष चर्म और काष्ठ फलकों पे लिखी जाती थी? तो आपको बस ये याद रखना है कि नहीं भैया, हमारे यहाँ मेष चर्म में नहीं लिखी जाती थी। किस में लिखी जाती थी? भोजपत्रों में। आपने सुना होगा कि भोज के पत्र और ताड़ के पत्र, और यही चीज़ आपने देखी होगी कि जो रामचरितमानस है या रामायण है या हमारे पुराने जो एपिक हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सबको भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर ही लिखा गया है और उनको आज भी सहेज कर रखा गया है। आपने देखा होगा कि एक सज्जन का वीडियो आता है ना, वो शायद अयोध्या का ही वीडियो है, तो उसमें वो पूरी तुलसीदास की रामचरितमानस को बढ़िया ढक के उसमें रखे हुए हैं, है ना, वो मेष चर्म में ही है, ठीक। तो आपको ये चीज़, सॉरी मेष चर्म कह रहा हूँ, वो भोजपत्र में ही है। इवन हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी भोजपत्र और ताड़पत्रों के मेल पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होना चाहिए। खैर, वापस आते हैं। वेदांगों की रचना वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए की गई थी। वेदांगों का मतलब जो वेदों का अंग होता है, ठीक है, वेदों का जो अंग है उसको। तो पहला तो हमारा गलत हो गया था, तो आंसर यहाँ पे कट जाता। अब देखो यहाँ वही पुरानी चीज़ जो बाकी की कुछ की क्लासेस में मैं आपको बताता रहा हूँ कि तीसरा तो दोनों में है, हमें नहीं चेक करना, हमें ये चेक करना क्या व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई। तो जी हाँ, व्याकरण की रचना किसके द्वारा की गई? पाणिनि के द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन दे देता कि एक युग्म सही है, दो युग्म सही है, तीन युग्म सही है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप बता देते कि सर पहला तो गलत है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाता, कट हो जाता, और ये तीसरा वाला भी कट हो जाता, मतलब सॉरी ये वाला सही रहता अभी, ठीक है। दूसरा लेकिन हमको पता है सही है, तो ये वाला भी कट हो जाता, तो ये हमारा केवल सही बचता। अरे मैंने उल्टा कुछ बोल दिया, रुको मैं इसको सही करके बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये अंतिम, ठीक। तो हमको पता है पहला गलत है, तो पहला गलत, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा कि तीनों तो सही नहीं हो सकते। फिर हमें पता है दूसरा हमारा सही है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो सही हो गया, तो इनमें से वाला तो गलत हो गया। फिर पता है कि तीसरा भी सही है, तो ये वाला कट हो जाएगा, तो केवल दो युग्म सही माने जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने इन प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना कि पाणिनि का संबंध किसके दरबार से था, मतलब गुप्त काल से था, मौर्य काल से था, मौर्योत्तर से था, किससे था, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आ चुका है इस पे, तो आप ये कमेंट करके हमें बताइएगा। बाकी आपको ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हो कि कौन कौन से वेदांग हैं, है ना, और इन वेदांगों के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं। बाकी आप में से जिन बच्चों को ना पता हो तो उनको मैं एक बेसिक बात ये बता दूं कि श्री IAS एकेडमी ने न केवल एंशिएंट हिस्ट्री बल्कि मॉडर्न इंडिया के साथ साथ इंडियन पॉलिटी की क्विज सीरीज को भी शुरू कर चुके हैं 21 अक्टूबर 2024 से। आप इनको यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, श्री IAS एकेडमी के ऐप पर भी देख सकते हो, ठीक है। जो हमारी ये एंशिएंट की क्लासेस हैं ये आपको हमेशा कहाँ पे मिलेंगी, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। कब मिलेंगी? ये आपको मिला करेंगी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को, ठीक है, एंशिएंट और मेडवेल की। बाकी आपको पता है कि पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। क्लियर हो गई बातें? ऐप पे जो क्लासेस होती हैं वो संख्या में ज़्यादा होती हैं और यूट्यूब पर जो होती हैं वो संख्या में कम होती हैं। मतलब यूट्यूब पे आपको एक सप्ताह में एंशिएंट की 3 ही क्लास मिलेंगी, बट ऐप में हो सकता है आपको 15 क्लास मिल जाए, 10 क्लास मिल जाए, है ना। कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस आने में स्पीड में बस अंतर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप श्री IAS एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।